हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज़ मनीष एंड यू वाचिंग माय स्टडी दोस्त। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और न्यू प्रैक्टिस सेट का वीडियो सॉल्यूशन, जो कि है हमारा मॉक टेस्ट 7। ठीक है, पहले 6 मॉक टेस्ट आपको मैं करवा चुका हूँ। उनको आपको अटैम्प्ट करने के लिए एक लिंक दिया जाता है, जिससे आप इस वीडियो से पहले आप उसे अटैम्प्ट करके अपना स्कोर जान सकते हैं। उसके बाद में जो भी डाउट्स आपके होते हैं उनका सॉल्यूशन आप इस वीडियो के थ्रू जान सकते हैं। इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप पहली बार इस टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चैनल पे जाके डायरेक्टली भी आप फाइंड कर सकते हैं। और इसको आप पहले अटैम्प्ट जरूर कीजिए। इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ जैसे ही 1 दिन या 2 दिन पहले, ताकि आप उसको अटैम्प्ट कर पाएँ। उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो सॉल्यूशन में आपको पता चल पाए। ठीक है, आप अपना स्कोर भी कमेंट जरूर कीजिए, जो भी आपका स्कोर रहता है। सो आज हम इसका वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं। और जिन लोगों ने अभी तक अटैम्प्ट नहीं किया है इन टेस्ट को, वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। ऐप में भी अवेलेबल है, उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट सवाल आपके पास में है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर, यानी कि सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन जो है आपके पैटर्न पे बेस्ड है। फर्स्ट आप यहाँ पे सीरीज देखिए। सीरीज दिया गया है 320, 63, 144, 275। तो देखिए, पहले ही आपने सीरीज की होंगी तो लगभग डिफरेंस बहुत कम रहता था, लेकिन इस बार डिफरेंस भी ज़्यादा है और सीरीज के नंबर्स भी थोड़े से बड़े हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपके लिए होगा, थोड़ा सा माइंड वर्क भी आपको करना पड़ेगा। तो आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली मैं जब भी करता हूँ क्वेश्चंस को तो सबसे पहले बोलता हूँ कि आप डिफरेंस से चेक कीजिए, स्क्वायर की चेक कीजिए, क्यूब चेक कीजिए, स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस, इस तरह से आप चेक कीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे, जो मैं आपको अभी बताऊँगा कि ये पैटर्न किस तरीके से है। तो देखिए, ये जो 3 है इसको यहाँ पे किस तरह से लिखा गया है। 3 को लिखा गया है 1 × 3। अब आप कहेंगे ये कैसे लिखा गया है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। इसको देखिए, जो आपके पास में लिखा गया है क्या, ये आपके पास में 20, इसको लिखा गया है 4 × 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है। एक तो ये 1 से 4। अभी जैसे आगे आपके पास में आएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर ये हो जाता है। आगे जो आएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, यानी कि यहाँ पे 9 आएगा। और आगे बच गया क्या 7। यहाँ पे देख सकते हैं 3, 5, 7, इस तरह से ये चल रहा है। फिर अब देखिए 3 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, अब 4 का स्क्वायर आएगा 16। ठीक है, 16 के मल्टीप्लाई में कितना आएगा 7 और 2 9, इनमें +2 करते जाइए और इनमें स्क्वायर जोड़ते जाइए। 3 का स्क्वायर आ गया, ये 4 का स्क्वायर आ गया। अब आगे जो आएगा ये 5 का स्क्वायर आएगा और इंटू में 11। तो 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 हो जाता है, 25 × 11। अब अगली जो नंबर आएगी वो क्या आएगी 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 × 13। ठीक है, 6 × 18 यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। 2 ऑप्शन में आपके पास में दिए गया है, तो आप इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 468। तो इस तरह से ये सीरीज था। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये पैटर्न, शायद आपने पहली बार देखा हो, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि स्क्वायर के साथ में प्लस माइनस मैक्सिमम होता है, लेकिन इसमें स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई है, तो ये सीरीज को पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। प्रैक्टिस अगर आप करेंगे रेगुलरली तो आप इसको डेफिनेटली पकड़ पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये एक आसान सवाल है आपके लिए, मिसिंग नंबर से ही एक आप क्वेश्चन कह सकते हैं। ये सीधा सा सवाल है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सीरीज आपके पास में इस तरह से ही दिया गया है कि 2, 3, फिर यहाँ पे 4 है। तो मतलब इसमें आप क्या पैटर्न है ये आपको समझना होगा। पजल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिकली आप सभी लोगों को ये तो सिंपली दिख ही रहा होगा। जैसे देखिए 2 है, 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8 है। 3 है, 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27। अब इसके बाद में 4 बच गया, तो 4 का क्यूब आप करते हैं तो 64 हो जाता है। तो बस यही आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये डायरेक्शन से दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या बोले कि एक आदमी का मुंह जो है दक्षिण पूर्व है, यानी कि साउथ ईस्ट में है। तो सबसे पहले आप इसके लिए डायरेक्शन बना लीजिए। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ओके, अब सबसे पहले ये बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व है, यानी कि साउथ ईस्ट में इस पर्सन का जो है फेस है इस तरफ है। ठीक है, और वह जो है बाएं तरफ 90 डिग्री, ठीक है, मुड़ता है। अब लेफ्ट साइड टर्न ले रहा है 90 डिग्री, तो जैसे ही 90 डिग्री लेगा वो जो है नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये पहले बाईं तरफ मुड़ता है, फिर उसके बाद में दाईं तरफ 135, तो मतलब 90 तो वापस यहाँ पे आ जाएगा और 45 यहाँ पे, मतलब अब ये साउथ डायरेक्शन में अभी है यहाँ तक। फिर उसके बाद में बाईं तरफ 180 चलता है, तो लेफ्ट इस तरफ 180 चल रहा है, तो मतलब इस साइड में था तो अब नॉर्थ में आ जाएगा, साउथ से नॉर्थ, जस्ट इसका अपोजिट आ गया। ठीक है, 180 मुड़ता है। अब उसके बाद बोलता है कि दाएं तरफ 45 डिग्री मुड़ता है। अब दाएं तरफ 45 डिग्री मतलब यहाँ पर पहुँच गया है। फिर बाएं तरफ 45 डिग्री मुड़ता है, तो फिर वापस मतलब ये इस तरफ यहाँ पे आ गया। अब वह किस दिशा में है, तो ये आपको सीधा सा दिख रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन उसका जो है फाइनल डायरेक्शन था यहाँ पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नॉर्थ, उत्तर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात था नहीं, पैटर्न था। इसको आप पढ़ेंगे आराम से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
अगला सवाल आपके पास में दिया गया है कि 9 and 27 यदि वास्तविक समय 9:27 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखा गया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे ये घड़ी है और इस घड़ी के अंदर 9:27 हो रहा है, यानी कि 9 कहाँ पे बजेंगे, देखिए यहाँ पे आता है 9, तो यहाँ पे 9 है। ठीक है, उसके बाद में 27 हो रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पे तो 30 हो जाएगा, लगभग यहाँ पे हो रहा होगा, तो ये यहाँ पे बन रहा होगा। बाकी आपको ये सब काम करना नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैं सिंपली बताऊँगा अभी आपको कि क्या करना है आपको। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे अभी इसका आप दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो दर्पण प्रतिबिंब इस साइड में बनता है। ठीक है, तो जब आप इस तरफ बनाएंगे तो ये कुछ घड़ी के अंदर इस तरह से बनेगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये जो सुई जैसे इस तरफ जा रही है तो ये सुई इस तरफ जाएगी ऐसे, और ये जो इस तरफ जा रही है, ठीक है, ये जस्ट इसके इस तरफ बनेगी ऐसे, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट तो अभी आपको जो है लगेगा नहीं, लेकिन अभी मैं फिर भी आपको आंसर निकालने के लिए बता देता हूँ कैसे निकालना होता है आपको आंसर। जब भी आपको जो है दर्पण प्रतिबिंब पूछे और कोई भी टाइम दे देता है तो आप उसको 11:60 इसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये 12 घंटे का समय है। और मैंने 11:60 इसलिए लिखा है कि 11 आवर हो गया और 60 मिनट, तो उसमें भी एक ही घंटा हो जाता है, तो 12 घंटे में से आप इसको घटा लीजिए, ये हो जाएगा 9:27 है। इसको आप जब माइनस करेंगे, क्योंकि 27 माइनस करने पे ये तो हो जाएगा 33, और 11 माइनस 2 ये 2, यानी कि 2:33। यहाँ पे इसका जो है सही जवाब आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये जस्ट इसका अपोजिट आप ऐसे नहीं चेक करना है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया। यहाँ पे आपको इस तरह से करना है जब भी आपको जो है मिरर इमेज देता है, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि मिरर इमेज बोल रहा है तो उसका मतलब ये है कि इस तरफ मिरर लगा रहा है, और अगर वाटर इमेज बोलता है तब ये यहाँ पे वाटर इमेज का मतलब ये है, तब इसमें वो अलग आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल है, क्या बोल रहा है कि एक सर्टेन कोड है, यानी कि निश्चित भाषा में जो है यहाँ पे आपके पास में मद्रास को जो है NBEST ऐसा कुछ लिखा गया है, तो बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको डिकोड करते हैं। तो मद्रास मैंने लिखा और इसको लिखा गया है देखिए NBESBT। तो सिंपली ये दिख रहा है आपको, देखिए N से M हुआ है, T +1 हुआ है, A से B हुआ है, D से E हुआ है, R से S, A से B, S से T +1 हो रहा है सभी के अंदर, तो आराम से कर सकते हैं। तो देखिए बॉम्बे में B से C हो जाएगा, O से P हो जाएगा, M से N हो जाएगा, B से C हो जाएगा, A से B हो जाएगा, Y से Z हो जाएगा, तो CPNCBZ। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन में दे रखा है CPNCBZ। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सवाल आप देखें यहाँ पे आपके पास में कि सुधीर जो है ऊपर से 7वां स्थान है, इनके ऊपर से सुधीर का जो प्लेस है वो 7th है। ठीक है, और नीचे से 28th है, यानी कि इसी का प्लेस दे रखा है, 28th पोजीशन है इसी का नीचे से। तो कक्षा में कुल कितने हैं, तो इंग्लिश में भी यही चीज़ होना चाहिए। हाँ, ये दे रखा है, देखिए 7th रैंक फ्रॉम द टॉप एंड 28th फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द क्लास। तो यहाँ पे देखिए ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, दोनों को आप जोड़ लीजिए, 28 + 7 यानी कि 7 + 28। ठीक है, आप इसको जोड़ लीजिए और इस टोटल में से -1 निकाल दीजिए। -1 इसलिए क्योंकि इन एक ही पर्सन का 2 पोजीशन बता रहा है और ये सेम पोजीशन ही है, नीचे से ऊपर से एक ही पर्सन का बता रहा है, तो इसमें से -1 कर लीजिए, या तो जैसे इसमें से -1 कर लीजिए, आप टोटल में से कर लेंगे। जैसे 28 + 6 आप करेंगे तो 34 हो जाएगा, या 28 + 7 35, -1 34, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए वेन डायग्राम से आपका एक सवाल है, तो इसमें क्या बोला गया है कि दी गई 4 आरेखों में से कौन सा आरेख इनके अकॉर्डिंग होगा जो प्रजातियां आपको दी गई हैं। जैसे देखिए गोरैया है, पक्षी है और चुईया है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो सबसे पहले हम सबसे बड़े को सबसे पहले बनाते हैं, जैसे पक्षी को बनाएंगे तो पक्षी जो क्या है, गोरैया क्या है, एक पक्षी है। ठीक है, अब आ रहा है चुईया। ठीक है, तो चूहिया जो है पक्षियों से बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसा तो है नहीं कि पक्षी के अंदर भी आ जाए, अंदर भी नहीं नहीं इससे टच होगी। टच इसलिए नहीं क्योंकि इनका इनसे कोई संबंध है नहीं, तो यहाँ पे इसका जो है अलग से बना दीजिए, और ये इस तरह से देखिए बी ऑप्शन में बन रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला सवाल, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ सिंबल्स दिए गए हैं उनको आपको इंटरचेंज करना है और अपना आंसर निकालना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, जैसे प्लस का मीनिंग है डिवाइड, डिवाइड का मीनिंग है प्लस, और सब्सट्रैक्ट का मीनिंग है मल्टीप्लाई, और डिवाइड का मीनिंग है सब्सट्रैक्ट। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ। तो देखिए 36 गुणा है, तो गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है, 36 + 6, और उसके बाद में देखिए प्लस प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड, तो 6/7, और डिवाइड का मतलब क्या है आपके पास में, माइनस है, तो -2, और माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आपके पास में कितना हो गया, 6 और इक्वल 20 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसको जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 6 दूनी 12 हो गया, इधर -12 करेंगे, और उसके बाद में 36,
देखिए 36 6/7 ही एक से भी कम वैल्यू है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 35 भी करूँ तो 35 माइनस 12, तो 5 माइनस 2 3 और 3 माइनस 1 2 23, तो ये 20 तो नहीं आएगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं चाहिए, 20 तो नहीं आएगा, तो ये मैं हटा देता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अब मैं सेकेंड ऑप्शन को इसी तरह से चेक करूँगा। सबसे पहले मैंने देखा कि 36 है, डिवाइड का मतलब आपके पास में माइनस है, ठीक है, और प्लस का मीनिंग आपके पास में डिवाइड है, और मल्टीप्लाई का जो मीनिंग है आपके पास में प्लस है, और माइनस का जो मीनिंग है वो मल्टीप्लाई है, और इसका आंसर आना चाहिए 45। तो देखता हूँ 3 दूनी 6 यानी कि 36, तो 36 माइनस 2 यानी कि यहाँ पे बच गया 34, प्लस ये कितना होगा 5 दिया 15। ठीक है, तो इसको मैं जोड़ता हूँ, तो 34 और 15 ये आपके पास में कितना हो गया 39 10, ये हो गया आपके पास में 49। ठीक है, 5 प्लस 4 9 और 3 प्लस 1 4, तो 49, लेकिन 45 आना चाहिए, ये भी आंसर नहीं है। अगले सवाल में फिर इसको चेक करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 36 और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का मीनिंग क्या दे रखा है, प्लस का मीनिंग डिवाइड है, तो 6, और माइनस, माइनस का मीनिंग है मल्टीप्लाई 6। ठीक है, एक मिनट, हाँ 3 है यहाँ पे 3, और उसके बाद में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मीनिंग है प्लस, प्लस 5, डिवाइड का मीनिंग आपके पास में दे रखा है माइनस, माइनस 3, इक्वल आना चाहिए 24। तो देखिए यहाँ पे तो बच जाएगा 6, और 6 थे 18, 18 और 5 माइनस 3 गया था 2, यानी कि ये 20 ही आएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। अब आपके पास 3 ऑप्शन चेक करने के बाद चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने सही से चेक किया तो आंसर यही हो जाएगा, और यही इसका आंसर है, आप चाहे तो इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास में जैसे हाथी है, इसका जो वैल्यू दिया गया है वो क्या दिया गया है कि अंबारी। ठीक है, उसी प्रकार घोड़ा है, इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए हाथी पे जैसे आप अंबाड़ी ऐसा कुछ लिखा गया है, तो घोड़े का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास में सेडल, यानी कि लादना। ऐसे घोड़े का लादना हो जाएगा, और इसी प्रकार से हाथी का क्या होता है अंबारी होता है। ये वर्ड जो है हिंदी के एग्जैक्टली अगर आपके कॉल नहीं करे तो आप इंग्लिश वर्ड भी इसके देख सकते हैं। एलिफेंट होवाडा है, और उसके बाद में हॉर्स का सेडल हो जाएगा। नेक्स्ट अब आप देखिए इसमें ओड एंड आउट फाइन करना है, मतलब डिफरेंट कौन सा है, तो देखिए वेव है, और उसके बाद में करंट, ये धरा नहीं है, ये धारा है। फिर उसके बाद में देखिए ज्वार है, ठीक है, उसके बाद में आंधी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये धारा यानी कि करंट है, ये तरंग यानी कि वेव है, और ये स्ट्रोम, ठीक है स्ट्रोम है, और ये है आपके पास में टाइड यानी कि ज्वार। तो देखिए ये सारी जो कलाकृतियाँ हैं, जैसे आप देखेंगे वेव यानी कि जैसे लहर आप कह सकते हैं एक तरह से, जैसे समुद्र में उठती है, इसी तरीके से आंधी जो आपके पास में स्ट्रोम, ये भी इसी तरह से कोई आप ये कह सकते हैं, जैसे धारा है करंट है, ये भी रिवर का करंट हो सकता है। ठीक है, धारा आप समझिए कि नदी की धारा आप जैसे बोलते हैं उसी तरीके से, और नदी में जैसे उसे समुद्र में जैसे लहर आ रहा है, इससे सबसे जो डिफरेंट दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है आपके पास में टाइड ज्वार। तो इसका जो सही आंसर है वो एक बार सही कर लीजिएगा, टाइड नहीं हुआ। टाइड का मतलब अगर हम देखने को जाएं तो ये भी एक समुद्री धारा ही है। आंधी जो है जैसे स्टॉर्म है, ये इससे सबसे डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे वेव, आपको मैं एक बार फिर से सारी चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ। जैसे वेव है यानी कि धारा है आप कह सकते हैं, तो ये भी जैसे समुद्री से रिलेटेड है या पानी से रिलेटेड है। ठीक है, करंट है, तो ये भी करंट का मतलब आप ये इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं समझें। ठीक है, जो धारा होती है उसको करंट बोला जाता है। उसके अलावा देखिए ज्वार है, जैसे आपने सुना होगा ज्वार भाटा आता है इस तरह से, तो ये तीनों जो है समुद्री घटना से रिलेटेड है। लेकिन ये स्टॉर्म यानी कि आंधी जो है, ये जो है जैसे तूफान आंधी है, ये अलग है इससे, तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। मैंने अभी टाइड बताया था, लेकिन वो एग्जैक्टली आंसर नहीं है आपका। आपका जो सही आंसर है वो स्टॉर्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सवाल लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास में है कि एक औरत को इंगित करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री है। औरत का आदमी से क्या संबंध है। देखिए फ्लो आपका जो फैमिली चार्ट है वो बनाना आपको आना चाहिए। तो एक औरत की ओर डायरेक्ट इंडिकेट करता है कौन, एक आदमी कि एक आदमी है, जैसे अननोन पर्सन है मेरे लिए ये। ठीक है, वह मेरे पिता की सास, अब इस पर्सन के कोई फादर हैं, ठीक है, और इनकी कोई सास है, तो सास जो है इससे ऊपर वाली जनरेशन में होगी। ये सास है, तो पिता की सास मतलब ये इसकी नानी है, इस लड़के की नानी है। ठीक है, सास जो है, सास की इकलौती पुत्री, अब इसकी इकलौती पुत्री, जैसे ये तो इसका क्या है फादर है, तो ये इसकी मदर हो जाएगी इकलौती पुत्री। ठीक है, पुत्री है, औरत का आदमी से क्या संबंध है। अब देखिए इस औरत क्या है, इसकी माँ हो जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मदर। ठीक है, तो यही पूछा था कि वो व्यक्ति किसकी ओर इशारा कर रहा है, तो वो अपनी माँ की तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है। आंसर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो अगला सवाल आप यहाँ पे देखिए। अगले जो 4 सवाल होंगे आपके, ये फिगर बेस्ड सीरीज पे होंगे, और सारे इसी तरह से आपको करने हैं अगले 4 सवाल को। देखिए सबसे पहले पैटर्न को समझना है आपके पास में।
यहाँ पे आपके पास में इस तरह से ये दिया गया है, तो इसके मूवमेंट को समझना है। इस आकृति को अगर मैं पकड़ता हूँ तो ये देखिए चेंज हुआ, फिर अगली आकृति में ये सेम रहा, फिर उससे अगली आकृति में ये चेंज रहा, फिर अगली आकृति में ये सेम रहा। मतलब इससे अगली जो आकृति होगी उसमें किस तरह से ये बदलेगा ये हमें देखना होगा अभी। वैसे इसमें कोई पता भी नहीं चल रहा है क्योंकि ये सारे देखिए सभी ऑप्शन में ये जो है ये ऊपर की तरफ ही है, तो इससे हमें कोई भी आंसर को एलिमिनेट नहीं कर सकते अभी ऑप्शन को। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए जैसे दो में समान रहता है, ये दो में समान है, फिर ये अगले दो में समान है, फिर ये अगले दो में समान है, ठीक है, सॉरी इसको नहीं, ये वाला। यहाँ पे ये दो देखिए ये दो में समान हो गया इस तरह से, और ये दो में समान हो गया लेफ्ट, और दो में है ये राइट तरफ में ओपन है। अब ये लेफ्ट एक में है तो इससे अगला भी यहाँ पे लेफ्ट में ही होगा, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो एक ये नहीं हो सकता, इसमें राइट में दे रखा है ये, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके ही आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये इस तरह से है, 2 बार राइट में है, फिर देखिए 3 बार राइट में दे रखा है, फिर उसके बाद देखिए ये लेफ्ट में है, फिर इसमें भी ये लेफ्ट में है, तो अगला भी ये लेफ्ट में होना चाहिए क्योंकि 3 बार लेफ्ट में होना चाहिए। ये लेफ्ट वाला हो सकता है, उसके अलावा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें राइट दे दिया, ठीक है। तो 3 ऑप्शन हमें अब हमारे पास बचे हैं अभी। अब अगला हम आकृति देखते हैं। जैसे ये आकृति है, ये इस तरफ से है, फिर ये इस तरह से अभी भी है, 2 में सेम है, फिर अगले 2 में भी इस तरह से है, तो ये 3 में दे रखा है देखिए, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा हो सकता है कि पहले 2 में है ये इस तरह से, फिर ये 3 में है, तो अब इससे अगली जो आकृति होगी उसमें ये चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से है, इसमें भी इस तरह से है, और ये इसमें राइट साइड में, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए अब लास्ट आपके पास बचा है, इसी से हमें ऑप्शन का आंसर मिलेगा। ये लेफ्ट में है, ठीक है, जैसे इसका मूव तो राइट में है, ठीक है, ये राइट में है, ये राइट में, जैसे देखिए 3, फिर अब ये 2, और अब अगली में बदलेगा, ठीक है, ये वाला, तो ये आंसर इसका हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, इसमें जो हो रहा है इस तरह से हो रहा है, देखिए ये नीचे वाली जो आकृति है, पहले वाली लेफ्ट साइड वाली वो 3 2 है, और नीचे राइट साइड वाली है 2 3, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ए ऑप्शन हो जाएगा। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। अब एक एक चीज़ अगर आप चेक करेंगे तभी आप इस पैटर्न को समझ पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली दिखाई दे, क्योंकि क्वेश्चन का आपको सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ना है, ऑप्शन आप देख चुके होंगे, तो ऑप्शन तो 1 2 3 4 5 ही इसके होने वाले हैं, ठीक है। बाकी ये भी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपको दिखाई दे एक बार। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपके पास में प्रॉब्लम फिगर, आंसर फिगर। अब इसमें सबसे पहले आपको इसको समझना होगा। जैसे ये वाली आकृति है इस तरफ में है, फिर ये इस तरफ में है, फिर ये इस तरफ में है। देखिए सबसे पहले मतलब ये आप कह सकते हैं कि इस तरह इस डायरेक्शन में, जैसे अपोजिट है इस डायरेक्शन में, इसमें है, फिर ये इसमें है। सो इस तरह से अगर हम देखें तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से फेस कर रखा है, तो ये इसके जस्ट अपोजिट होगा अगली आकृति में। तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक एक आकृति को यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले ये जो आकृति इस तरह से बनी हुई है, इसको ले रहा हूँ मैं नीचे से। अब ये आकृति अगली बार में देखिए यहाँ पे जस्ट ऊपर चली गई है, फिर उससे अगली आकृति में देखिए ये ऊपर से एक नीचे खिसक के आ गई है, फिर उससे अगली आकृति में देखिए इससे नीचे आ गई है, फिर सबसे नीचे आ गई है, फिर अब ये सबसे ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे मुझे देखना है कि सबसे ऊपर ये किस में है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक तो ये इसमें है, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट ये इसमें भी नहीं है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे हो, ये तो खैर पहले एलिमिनेट हो चुका है, और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तो मुझे पहली बार में आंसर मिल गया है, और सेकंड आंसर इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर आप पहले इससे चेक करते तब भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे इससे चेक करते तो ये जस्ट आकृति जो है इससे नीचे आ रही है, जैसे देखिए ये यहाँ पे आई, फिर ये नीचे आ गई, फिर ये देखिए अगली आकृति में यहाँ पे ऊपर चली गई, फिर ये सेकंड पोजीशन पे आ गई, अगली आकृति में थर्ड पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आंसर आ गया होगा इसका समझ। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14, और अब इसको भी आप देखिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्वेश्चन जो पैटर्न दिया गया है इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह से है, और ये जो है इस तरह से है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं ये 2 में सेम चल रहा है, फिर इसके जस्ट अपोजिट हो गया है अगले 2 में, फिर ये 2 में देखिए यहाँ पे सेम चलेगा। तो इस तरह से ही ये आकृतियों में 3 में दे रखा है, तो इन 2 में ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2 एलिमिनेट हो गए। अब अगली आकृति में ये देखिए, ये जो आकृति इस तरह से बनी हुई है, ये जस्ट इस तरह से, ये इस तरह से, यानी कि ये जस्ट सेम है 2 में, फिर उसके बाद देखिए ये इन 2 में सेम है। तो अगली जो आकृति होगी उसमें जो है ये इस तरह से बनना चाहिए। तो इसमें देखिए ये इसमें बन रहा है, एक इसमें बन रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब लास्ट बच गया, इससे आंसर निकलेगा। ये देखिए 2 में सेम है, 2 में जस्ट इसका अपोजिट है, फिर ये इसमें भी है, फिर इसमें भी है। देखिए तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन में भी ऐसे है,
और जैसे थर्ड ऑप्शन है, जैसे इसमें ये अपोजिट है तो थर्ड नहीं हो सकता, इसका आंसर होगा फर्स्ट। तो ये देखिए समझ में आ गया होगा आपको, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास में, इसमें पैटर्न को समझते हैं। ये एक एरो है लेफ्ट साइड, इसमें इस तरह से इसका फेस था, अब ये अभी इस तरह से है लेकिन ये नीचे से ऊपर हो गया है, ठीक है। अब अगली में देखिए ये यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे यानी कि ये सबसे पहले तो आप ये समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे था, फिर ये राइट साइड कॉर्नर पे आ गया, फिर ये जस्ट नीचे मूव कर गया, फिर अगली आकृति में देखिए सबसे नीचे आ गया, फिर ये इसमें यहाँ पे आ गया, तो अगली आकृति में जो है ये यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे मिडिल में है ये, सॉरी, तो ये लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। और अब देखिए एक बार ऊपर है, ये एक बार नीचे है, अब ये ऊपर आएगा, मतलब ये हो सकता है इसका आंसर, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, और ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, ऊपर है लेकिन ये इस तरह से होना चाहिए। अब इस तरह से देखिए इसमें भी नहीं है, और ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका ऑटोमेटिकली आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये होपफुली आपको समझ आया होगा। तो देखिए अब आप ये कहेंगे कि ये राइट साइड में इस तरह से होके ऐसा नहीं है, जैसे मैं अभी तक सारे में चेक करके आया हूँ, तो सभी में देख सकते हैं कि इसका फेस जो है इसी साइड में, लेकिन ये जस्ट है ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, बस इसी तरह से ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इस तरफ आके ऊपर नीचे हो रहा है। राइट साइड में नहीं हुआ है, लेफ्ट साइड में ये है, ये जो साइन है आपका, तो इसका आंसर इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। तो होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया होगा, एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को अटेंड कैसे करना है वीडियो को देखने के बाद में। तो इस बात पे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम मूव करते हैं मैथ सेक्शन पे, रीजनिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे आपके पास में मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन यानी कि 50 का जो एवरेज वेट है वो कितना है, 45 है, यानी कि ये तो स्टूडेंट है और ये इनका एवरेज है, ठीक है। 50 का 45 है, और एक विद्यार्थी कक्षा से चला गया, यानी कि एक चला गया, औसत वजन 100 ग्राम कम हो गया। देखिए ये किलोग्राम में है 45, और 100 किलोग्राम कम हो गया, यानी कि 49 था इसका, और ये 49 स्टूडेंट हो गए, और इसका जो एवरेज वेट हो गया 44.9 किलोग्राम यहाँ पे बच गया, ठीक है। उस विद्यार्थी का वजन याद कीजिए, आपको पूछा गया है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि वह विद्यार्थी गया है, उसकी वजह से 100 ग्राम का इफेक्ट पड़ा है। 100 ग्राम कम हुआ है कितने का, 49 का, तो 49 इंटू 100 आपको सबसे पहले करना है, तो 4900, ठीक है। ये तो इन सभी पे इफेक्ट पड़ा है 49, तो आप इसको ऐसे कर सकते 4.9 किलोग्राम, ये तो सभी का ओवरऑल इफेक्ट है, प्लस उसका 45 किलोग्राम तो अभी भी था, जब वो पहले था तो एवरेज के बराबर तो उसका पहले था ही, लेकिन उसके जाने से जो है उस सभी के एवरेज वेट में जो है कमी आई है, इसका मतलब उसका वेट एवरेज से ज़्यादा था, तो एवरेज से यहाँ पे 45 प्लस 4.9 यानी कि 49.9 किलोग्राम इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। आप यहाँ पे देखिए कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, ठीक है। तो वह संख्या आपको निकालनी है जो जिससे 2 शेष बचता है। तो इससे आप दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तो देखिए 2 शेष बचेगा, तो इनसे ऑप्शन से सभी से 2 2 माइनस कर दो, मतलब एग्जैक्ट इसमें जैसे ये 44 हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, और ये 54 हो जाएगा। मतलब क्या कहने का है कि अब आपको क्या करना है कि इन संख्याओं से आपको ऐसी संख्या निकालनी है जिससे ये सारी संख्याएं डिविजिबल हों। तो सिंपली मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे 44 है, इसको सारी संख्या जैसे 4, 6, 8, 12, 16 ये डिविजिबल नहीं होंगी, लेकिन अगर मैं देखूँ कि 48 जो संख्या है, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो सारी संख्या 4 से कट रही है। 4 को साइड में लिखिए, मैं हमेशा बताता हूँ 4 के हम 4, सॉरी ये नहीं कट रहा है 6 वाला, इसको हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये संख्या जो है आपके पास में 2 से कट रही है, तो इंटू 2 कर लीजिए इसमें, और जैसे ये 2 से कटने के बाद में ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास में 3, ये 1 हो जाएगी, और ये 3 को आप ऐसे कैसे रख लीजिए, और ये 2 से ये 2 हो जाएगा। फिर अब उसके बाद में देखिए ये संख्या आपके पास में अगली 3 से कट जाएगी, तो 3 से कटने के बाद ये भी 1, ये भी 1, उसके बाद बच गया कि आपके पास में 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और 24 दोनों 48, तो ये इसका जो एलसीएम आया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। +2 इसलिए हमने इसमें पहले करेंगे, तो यहाँ पे अब देखिए 50 को आप ऐसे 48 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर हमेशा रहेगा, लेकिन हमने पहले ही रिमाइंडर को हटा दिया तो हमारे पास में एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो 48 वाला जो ऑप्शन है यानी कि 50 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वो फुली आपको आंसर समझ में आएगा। ये 48 मत टिक कर देना, ये तो आपको ध्यान रखना है कि किसके रेस्पेक्टिव में आपको ये लिखा गया है, तो 50 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास में देखिए क्या बोला गया है कि यदि m का 10% मतलब 1/10
एन के 20% के बराबर है, एन के 20% यानी कि 1/5 के बराबर है, तो एम रेशियो एन बताना है। तो सिंपल सा सवाल है, देखिए 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, और इधर एम को इधर ले आइए तो एम बटा एन, और इधर कितना हो जाएगा 2/1, यानी कि एम रेशियो एन पूछा है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर एन रेशियो एन पूछा है या एम रेशियो एन, अगर उल्टा पूछता तो हम इसको उल्टा लिखते, लेकिन अब यहाँ पे एम रेशियो एन ही पूछा है तो 2/1 हो जाएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में क्या बोला कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी कि इस 15 का सीपी, ठीक है, 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो आपके पास में प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, देखिए सीपी इसमें कितना है 10 है, यानी कि सीपी 10 है, और एसपी कितना है 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का है 5 का, अपॉन सीपी कितना है 10, इंटू कितना हो जाएगा 100, तो 5/10 यानी कि 1/2 मतलब 50%, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, यानी कि जैसे मैं ए बी दो संख्या मान लेता हूँ, इनका योग है 40 और इनका जो डिफरेंस है वो है आपके पास में 4 है, तो इनका रेशियो पूछा है कि ए रेशियो बी आपके पास में क्या हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए इसको आप विलोपन विधि से कर सकते हैं। जैसे बी से बी कट जाएगा, इन दोनों समीकरणों को आप ऐड कर दीजिए, तो ए से ए कितना हो जाएगा 2a, और इधर कितना हो जाएगा 44, यानी कि ए का मान तो आपके पास में कितना आ गया 22। अब ए का मान अगर मैं यहाँ पे 22 रखता हूँ, देखिए किसी भी समीकरण में आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए सेकंड समीकरण में मैं रख रहा हूँ ए का मान जैसे 22 माइनस बी इक्वल 4, तो यहाँ पे बी को इस राइट साइड में ले आइए तो इक्वल बी हो जाएगा, और 22 और यहाँ पे ये आएगा तो -4, तो बी बराबर आपके पास में कितना आ गया 18 और ए आ गया 22। अब इनको रेशियो में रखना है, तो ए रेशियो बी आप कैसे लिखेंगे 22/18, तो यहाँ पे इसको काट लीजिए, या 22/18 ऑप्शन में होना चाहिए, नहीं है तो फिर इसको एक बार काट लीजिए, कितना हो जाएगा 11/9, 2 से काटने के बाद में, तो 11/9 आपके पास में आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए कि ए एक काम को जो है 15 दिन में करता है, मतलब ए जो है इसे 15 दिन में कर सकता है, बी उस काम को जो है 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। अगला बोल रहा है कि यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। देखिए ये तो पहले कंप्लीट वर्क कर सकते हैं, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क मेरे पास में आ जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखिए 20 और 15 का एलसीएम हो जाएगा आपके पास में 60, तो 20 तिया 60, 15 चौक 60, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई मेरे पास में, इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी 3 है, 4 और 3 कितना हो गया 7, यानी कि टोटल दोनों की एफिशिएंसी एक साथ मिलकर करेंगे 7, और 4 दिन काम करते हैं तो गुणा 4 कर दीजिए, यानी कि 28 यूनिट काम उन्होंने 4 दिन में कर लिया, और 60 में से आप 28 को घटा दीजिए, तो कितना हिस्सा बचा हुआ ये आपसे पूछा गया है। तो 60 में से 28 को घटाएंगे तो आपके पास में कितना बचेगा 32, यानी कि 32/60 ये वाला हिस्सा आपके पास बचा हुआ है। अब आप इसको काट लीजिए, तो ये कितने से कट जाएगा 4 से कट जाएगा, ठीक है, और 8 चौक 32 और 15 चौक 60, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8/15, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट आपके पास में है कि किसी बहुभुज का आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अंतर 150 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए आपके पास में क्या दिया गया है, यहाँ पे एक पॉलीगन दिया गया है, रेगुलर पॉलीगन है आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो है डिफरेंस आपके पास में 150 दिया गया है। सबसे पहले तो आपके पास में जैसे आप कोई भी बहुभुज बनाते हैं तो उसका एक्सटीरियर एंगल का, सभी एक्सटीरियर एंगल का ये जो टोटल होता है वो कितना होता है 360 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल जो है आपके पास में वो डिफरेंट होता है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 360 डिग्री ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि देखिए जैसे मैं एक हेक्सागन बना लेता हूँ, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है आपके लिए, ताकि इससे आप समझ पाएँ, ठीक है। ये आंसर नहीं है इसका, लेकिन मैं इसको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। आपको इसका इंटीरियर एंगल आपको सभी को पता होगा कि 120 डिग्री होता है, और इसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है, क्योंकि इंटीरियर एंगल, यही मैं समझाना चाह रहा था, इंटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर आई और एक्सटीरियर एंगल जो है उनका दोनों का टोटल जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ दी गई कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो डिफरेंस आपके पास में है वो आपके पास में कितना दे रखा है, ये 150 दे रखा है। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गए हैं, अब इनसे हम निकाल सकते हैं, जैसे इससे ये कट जाएगा, और 2 इंटीरियर एंगल इक्वल कितना हो जाएगा इन दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 330 डिग्री, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल आपके पास में कितना आ जाएगा 165, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल हमारे पास में 165 आ गया, तो हम इसमें से जो है क्या कर सकते हैं 150 को माइनस कर सकते हैं, ताकि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाए। इस इक्वेशन में रख लीजिए, वैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि 165 माइनस 150
इक्वल एक्सटीरियर एंगल, तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा, मतलब एक्सटीरियर एंगल जो आपके पास में आ गया 15 डिग्री आ गया। अब आपको नंबर ऑफ साइड चाहिए, तो जब भी आप नंबर्स ऑफ साइड चाहिए आपके पास अगर एक्सटीरियर एंगल है तो टोटल एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका जो योग होता है वो हमेशा 360 होता है, मैंने अभी आपको बताया। इसको अगर मैं एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे आपके पास में नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे, तो इसको आप काट सकते हैं। 15 में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर 6 और 15 तो 60, इनकी 24 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। फिर से एक बार रिवाइज मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पे ये तो आपको समझ आया होगा, ये तो अलग चीज़ है। अब यहाँ पे दिया गया था कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, ये तो हमें पता है, कॉमन सी बात है कि 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे ये चीज़ दी गई थी, इन दोनों को मैंने रिलेट करके इंटीरियर एंगल निकाला, ये 165 डिग्री हो गया, एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे ये चीज़ मैंने पहले बता दी थी कि सभी एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल होता है वो 360 होता है। अब मुझे ये तो पता है 360, अगर एक एंगल से मैं डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ साइड आ जाएगा, क्योंकि हर भुजा का एक एक्सटीरियर एंगल होता है, ये आपको पता होगा। तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स आ गया 24, तो ये आपका आंसर हो गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स दिए गए हों, ठीक है, सॉरी, जैसे नंबर ऑफ साइड्स आपको दे दिया और टोटल एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल निकालना हो तो ये आपको फॉर्मूला भी याद रख लेना, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ठीक है, टोटल इंटीरियर एंगल निकालने का। तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट आपके पास में कि कोई साधारण ब्याज द्वारा किसी राशि 3 वर्ष में स्वयं की, इनकी 3 ईयर है, यानी कि यहाँ से इनिशियली से फाइनली कितनी हो जाती है 7/6 हो जाती है, यानी कि 6 से 7 हो जाती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो मुझे कितने का मिल रहा है, 1 का मिल रहा है, ठीक है, 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है, 6 के ऊपर, और 3 साल का यहाँ पे मुझे टाइम दिया गया है। लेकिन ब्याज जो है आपके पास में साधारण ब्याज है, तो इसलिए मैं निकाल देता हूँ 1 रुपये का इंटरेस्ट है, कितने पे मिल रहा है 6 पे, और मुझे यहाँ पे इंटू 100 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालना मुझे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसको जैसे मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास में 3 साल का ब्याज आ जाएगा। याद रखिएगा ये जो इंटरेस्ट मिला है मुझे 3 साल में मिला है, तो मुझे इंटरेस्ट जो है वार्षिक दर से निकालना है। तो इसको जो है जैसे आप यहाँ तो अभी इसको डिवाइड कर लीजिए, ये तो कितना हो जाएगा 100/6 तो है, ये 1 साल का है तो 3 से गुणा कर लूँगा, तो मैं ये 3 साल का यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 100/18 हो जाएगा। यहाँ पे से कह सकते हैं कि 50/9, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, 9 पंजे 45 और उसके बाद 5 बच गया, 5/9, तो 5/9% जो है ईयरली इसका जो है रेट हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर दे रखा है 5/9%, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि आप 1 रुपये यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिला है ये कितने साल का, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर 1 साल का निकालना है यहाँ पे तो इसको जो है, ये तो क्या है 1 साल का तो कितना हो जाएगा 1/6, सॉरी 3 साल का, और इसको 1/3 से वो डिवाइड कर देंगे तब ये 1 साल का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो अब हमारे जीके के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है आपके पास में कि भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 में से कर्क रेखा नहीं गुजरती, 1 से गुजरती है। जम्मू कश्मीर देखिए ऊपर है, नहीं गुजरती, हिमाचल प्रदेश भी और बिहार से भी नहीं गुजरती है, झारखंड से इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि भारत से जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। इधर यहाँ पे आपके पास में क्या है, गुजरात है, फिर उसके बाद में देखिए राजस्थान आ जाता है, फिर MP आ जाता है, फिर उसके बाद में देखिए झारखंड आ जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद में आपके पास में वेस्ट बंगाल आ जाता है, फिर उसके बाद में देखिए त्रिपुरा आ जाता है, और एक आपके पास में रहता है मिजोरम आ जाएगा, ठीक है, और एक ओडिशा रह गया था। ये आपके पास 8 राज्य हो गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। और झारखंड से तो लगभग बीच से ही जाती है, तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताना है कि सबसे निकटतम शहर कौन सा है। तो ये आपके पास में देखिए जबलपुर, ये MP में है, अहमदाबाद आपके पास में हो गया, ठीक है, उसके बाद में है उज्जैन, और उसके बाद में है वाराणसी। तो इनमें से आपका जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उज्जैन जो है आपके पास में इसका सबसे सटीक आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपके पास में कि खाद्यान्नों में से कृषि की सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी, तो यहाँ पे आपके पास में कौन से काल में प्रारंभ की गई थी, आपसे पूछा है। तो ये आपको पता है कि कृषि जो है नवपाषाण काल में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। पाषाण काल भी 3 प्रकार के हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो यहाँ पे नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यह आपको बताना है। नीलगिरी पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, या नल्ला पहाड़ी, या नर्मदा घाटी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास में देखिए, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, और इस दिन जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में 11 दिसंबर को जो है परमानेंट जो है आपके पास में
राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। उसके बाद देखिए आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। तो पाचन में कार्य करता है, प्रोटीन के संश्लेषण में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन के संश्लेषण में काम आता है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा प्रोटीन जो है आपके पास है सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। तो गेहूं है, चावल है, मक्का है, चना है। देखिए दाल जो है आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है उनमें, तो ये दाल खानी चाहिए आपको वैसे भी, लेकिन जो इसमें सही आंसर हो जाएगा चना। चना भी एक तरह से दाल, चने की दाल आपने सुनी होगी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत चना हो जाएगा। तो ये होपफुली आपने कर लिए होंगे। तो लगभग आज हमने कंप्लीट कर लिया है ये प्रैक्टिस सेट। तो कितना आपका स्कोर रहा और ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और शेयर भी किया करो यार अपने दोस्तों के साथ में। अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है अभी तक भी, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कुछ लोगों को ईजी लगता है, कुछ लोगों को बहुत ही होता है। तो ये आप तैयारी पे डिपेंड करता है। अगर आपको ईजी लग रहा है तो आपको और मेहनत करनी है थोड़ी सी, ताकि आप फुल स्कोर कर पाएँ। और अगर आपको हार्ड लग रहा है तो अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये प्रैक्टिस है आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ईजी भी हैं, कुछ थोड़े से हाई लेवल के भी हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन ओवरऑल मॉडरेट हैं, जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली सारे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैटर्न इससे अलग नहीं होगा। करंट अफेयर हाँ इसमें नहीं है, करंट अफेयर जो है वो आएगा, वो एक्स्ट्रा चीज़ है, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह के मुख्य टेस्ट ही आपके जो है डेफिनेटली रागा में आता है, और ये आपको प्रैक्टिस करते रहना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।